हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ANA की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जो कि स्टेनोग्राफर के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए है, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है, ड्राइवर में क्या आ जाता है, व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। इतने सारे पोस्ट पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है उसी का क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इसमें सिलेबस क्या है, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे और ये 75 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, एप्टीट्यूड से आएंगे, रीजनिंग से आएंगे, जनरल अवेयरनेस से आएंगे और जनरल इंग्लिश से आएंगे। ओके, तो यही हम लोग जो एप्टीट्यूड है मैथ का है वो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज 14 यानी कि टेस्ट सीरीज 14 है। इससे पहले 13 जो क्लास है अपलोड हो चुका है और थ्योरी क्लास भी, मतलब हम लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास दोनों लाते हैं। तो अभी सब्जेक्टिव अब आने लगेगा और ऑब्जेक्टिव का ये है जो टेस्ट सीरीज है, ये इसके अंतर्गत ये थ्योरी और जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है दोनों कराया जाता है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये एप्टीट्यूड का है। और आप लोगों को हम बता दें कि स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम द्वारा एक ई बुक तैयार किया गया है। ई बुक बोले तो क्या, ई बुक मतलब क्या है, तो ई बुक है कि अभी ये बुक आप अगर लेना चाहते हैं, सही ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, सही से सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, OO=S। अब ये क्या है, देखिए, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन इजकल टू सिलेक्शन। आपको ऑनलाइन भी पढ़ना है और प्लस में आपको ऑफलाइन भी पढ़ना है। दोनों काम कीजिएगा तब जाके सिलेक्शन होगा। केवल ऑनलाइन पढ़ के आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ के पा सकते हैं लेकिन कठिन रहता है, इसलिए ऑनलाइन क्लास भी देखना जरूरी है। तो क्या है कि ऑनलाइन क्लास में आपको ये क्लास चला है, ये क्लास कंटिन्यू करना है। और ई बुक है, जो ई बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव है, दोनों है और ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। और ये चारों सब्जेक्ट का मिलेगा, एप्टीट्यूड का भी, रीजनिंग का भी, जनरल अवेयरनेस का भी और जनरल इंग्लिश का भी। ओके, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस तैयारी में लगे रहिए। कैसे सिलेक्शन लेना है, क्या करना है, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इजकल टू सिलेक्शन। और बोलिएगा सर इसका पेमेंट भी करना पड़े, प्राइस भी है क्या, देखिए मात्र 70 रुपीज रखा गया है, जिसमें कि आपको मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। यही चारों सब्जेक्ट अगर बाहर मार्केट में लाने जाइएगा तो 500 से 1000 रुपया लग जाएगा। कितना, 500 से 1000 रुपया लग जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ लेते हैं तो मात्र 70 रुपीज में आपको ये पीडीएफ सेंड कर दे। अब ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। ओके, व्हाट्सएप में सेंड किया जाएगा। बार बार हम ई बुक कहने का मतलब ये है, ई बुक मतलब पीडीएफ। अब घर घर जाके अभी देश के हर एक कोना में पहुंचाना संभव नहीं ना, क्योंकि देखिए डीआरडीओ है जो सेंट्रल लेवल पे ये जॉब नोटिफिकेशन निकला है। तो कोई हरियाणा के है, कोई पंजाब के है, कोई राजस्थान के है, कोई साउथ इधर के स्टूडेंट है, और कोई महाराष्ट्र के है, कोई यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, सारे जगह से, आसाम से भी स्टूडेंट है। तो सभी जगह पहुंचाना संभव नहीं ना, इसलिए ई बुक हम लाए हैं। और ये ई बुक एकदम से नया जो सिलेबस है ना, इस पे आधारित है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम खुशी खुशी। क्या, हमेशा जीवन में खुश रहना और खुशी खुशी क्या क्वेश्चन देखना है। क्या है, देखिए, एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य, उसके कोई सामान है उस अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 40% अधिक पर निर्धारित करता है। मान लीजिए कि 100 रुपया उसका प्राइस है, उसमें अगर 40% अधिक तो कितना हो जाएगा, 140 रुपया उसका क्या जो अंकित मूल्य है वो देता है, निर्धारित करता है। परंतु अंकित मूल्य पर 20% की कटौती देता है। कितना स्टूडेंट है इसमें ये करेंगे कि सर 20% तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तुक्का मार के 20% होगा, गलत है। कैसे गलत है, तो देखते हैं। देखिए क्या है कि ये 20% जो 140 है, 140 का 20% को देता है, न कि 100 का 20% देता है। ओके, तो 140 का 20, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या करना है कि मान लेना है कि क्रय मूल्य कितना 100 रुपया है, 100 रुपया है। उसके बाद क्या है कि वो 40% अधिक, वो मान लीजिए 100 रुपया है उसका क्रय मूल्य, कोई दुकानदार है जो 100 रुपया में कोई वस्तु खरीद के लाता है, उसके बाद वो अंकित मूल्य उस पर 40% अधिक यानी 140 रुपया देता है। और क्यों देता है बता, जो ग्राहक है उसको लुभाने के लिए। 140 रुपया इस वस्तु का अंकित प्राइस हो गया। कोई चोमू जाएगा, बोलेगा क्या जो हमें ये सामान चाहिए, तो वो दुकानदार बोलेगा एक काम करो, 140 तो अंकित प्राइस है, इस पे हम क्या करते हैं आपको 20% डिस्काउंट दे देते हैं।
चोमू एकदम खुशी खुशी क्या करेगा, कहेगा भाई यार 20% तुम डिस्काउंट दे दिया, दे दो जल्दी दे दो। लेकिन क्या है कि वो ये नहीं जानता है कि 40% को पहले ही बढ़ा के रखा है। तब 20 देखिए 100 रुपया है तो टोटल अंकित मूल्य कितना 140 रुपया हो जाएगा। तो क्या है कि 140 का 20% तो 140 का 20% कितना हो जाएगा 140 गुने 20% यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये यही यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ ये लॉन्ग टर्म में लिख दिया है। इसी को काट पीट के कितना 28 रुपया 140 रुपया में वो 20% यानी कि 28 रुपया का डिस्काउंट देता है। कितना 28 रुपया का। तो वो कितना में बेचा 140 रुपया अंकित मूल्य था और जो डिस्काउंट दिया 28 यानी कि 112 रुपया में वो बेचा। कितना 112 रुपया में। खरीद के कितना रुपया में लाया है 100 रुपया में। यानी कि टोटल उसको कितना 12 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन हमें यहाँ क्या पूछा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या है टोटल जो लाभ हुआ है तो लाभ कितने रुपया का होगा 12 रुपया। तो वह ना 112 में से जो बेचा है विक्रय मूल्य में से जो क्रय मूल्य खरीद के लाया वो माइनस कर दिया तो लाभ हो यानी कि 12 डिवाइडेड बाय टोटल मूल्य कितना है 100 इंटू जो क्रय मूल्य है इंटू 100। तो इसको काट पीट कीजिएगा मतलब कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना 12% इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना जो लाभ प्रतिशत 55 सही ना लाभ प्रतिशत मतलब जो लाभ होगा तो इसमें कितना 12 रुपया लाभ हुआ। जी कितना में खरीद के लाया था 100 रुपया में इंटू 100 क्योंकि परसेंट निकालना है। तो यही जो कैलकुलेशन करने के बाद 12% जो कि आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपया है। कितना 800 रुपया। एक दुकानदार उस घड़ी को 2 क्रमित बट्टे देकर कितना रुपया में 612 रुपया में बेचता है। यदि पहला बट जो है वो 10% डिस्काउंट देता है तो दूसरा डिस्काउंट क्या है वो ये पूछा है। ये है देखिए सिंपल क्वेश्चन समझ जाइएगा ना आंसर यो हवा में उड़ा दीजिएगा। कैसे तो देखते हैं 800 रुपया उस घड़ी का अंकित मूल्य है और उसमें क्या करता है कि जो दुकानदार डिस्काउंट दे देता है। और जैसे चोमू क्या किया घड़ी लेने के लिए पहुंचा और घड़ी वो 800 प्राइस देखा। दुकानदार बोला चलो इसको हम तुमको 612 में देते हैं। दो मतलब पहला बार क्या किया वो 10% का डिस्काउंट दिया और दूसरा बार और मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया तब वो 612 में फाइनल लाया। तो समझते हैं एकदम देसी भाषा। माना कि दूसरा बट्टा हम लोग क्योंकि निकालना है x% मान लेंगे। तो ये देखिए ये लॉन्ग तरीका है सिंपल तरीका ये समझिए क्योंकि लॉन्ग तरीका से समझिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। समझा देंगे थ्योरी क्लास में समझाएंगे लेकिन ये समझिए घड़ी का अंकित मूल्य कितना 800 रुपया है। पहला 800 रुपया में चोमू गया बोला कि 800 रुपया में हम तुमको घड़ी ये घड़ी है। तो बोला चोमू बोला कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या। तो वो बोला मिलेगा क्यों नहीं 10% का डिस्काउंट वो दे दिया। तो 800 का 10% कितना 80 यानी कि 800 में से 80 घटाएंगे तो बोला 720 रुपया। चोमू को पसंद नहीं आया बोला नहीं 720 में नहीं कुछ और कम करो। मतलब एक बार में वो एक डिस्काउंट में मोल भाव करना जानते हैं ना। तो वही मोल भाव हुआ यहाँ पे कि पहला डिस्काउंट में उसको पता मतलब ये हुआ कि 720 रुपया बोला 10% डिस्काउंट देने के बाद बोला नहीं नहीं 720 में नहीं लेंगे और कुछ कम करो। तो क्या हुआ कि दूसरा बट्टा हमसे पूछा है ये तो नहीं बताया है क्वेश्चन में तो वो कैसे निकालेंगे। और ये फाइनल दे दिया है कि फाइनल चोमू दूसरा जो डिस्काउंट करवाया तब वो 612 रुपया में लेके आ गया। तो वही कितना परसेंट डिस्काउंट करवाया है ये पूछा है। तो देखिए 720 रुपया तो ये है जो पहला डिस्काउंट करने के बाद आया। फिर कितना 612 में वो खरीद के लाया यानी कि फिर 180 रुपया वो क्या किया डिस्काउंट करवाया। तो 180 रुपया फिर माइनस करवाया यानी कि टोटल पहले क्या किया कि दुकानदार 800 अंकित मूल्य था 10% डिस्काउंट के बाद वो 720 बोला। ये बोला नहीं नहीं तुम इसमें कितना 108 रुपया और कम करो तब जाके वो 612 में वो घड़ी खरीद के लाया। तो वह बट्टा प्रतिशत बोला है। तो बट्टा प्रतिशत पहला तो 10% है दूसरा में कैसे निकलता है तो जो माइनस जो प्राइज है 108 रुपया माइनस करवाया तो जो प्राइज है डिवाइडेड बाई कितना में 720 रुपया में ना क्योंकि ये हम सेकेंड वाले से देखते हैं ना 720 इंटू 100 क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो यही इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना 15% सिंपल आ जाएगा। देखिए पहला बार में तो क्वेश्चन में दिया था जो 10% डिस्काउंट यानी कि 720 आ गया। अब हम लोग ये 800 को भूल जाएंगे। अब 720 पे जो अगला क्रियाकलाप है वो 720 पे करेंगे। तो 720 में से क्या किया ये फाइनल हम जानते हैं कि 612 में चोमू क्या है घड़ी खरीद के लाया। तो 700 दूसरा बट्टा कितना 108 रुपया वो और डिस्काउंट कराया मतलब 10% को दुकानदार दिया और 108 और छुड़वाया क्या ये चोमू छुड़वाया। तो वही ना 108 का क्या प्रतिशत बोला है। तो 108 यानी कि 720 में कितना पता है 108 डिवाइडेड बाई 720 इंटू 100 जो कि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा 15%। 15% कहाँ पे है तो
ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ और चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15%, ओके, 15%। उसके बाद अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 50% अधिक है। जो दो संख्या है ना, वो तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो इन दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। जब ऐसा क्वेश्चन देखे ना, दिख जाए आपको ऐसा क्वेश्चन, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तीसरी संख्या को 100 मान लेना है, 100। उसके बाद दो संख्या कितना 20% अधिक है और एक 50% अधिक है। तो देखिए, सबसे पहले माना कि तीसरी संख्या क्या है, 100 मान लेंगे, जो शुरू से ही बता रहे हैं, जो 100 मान लेना है। तो पहली संख्या हमको निकालना है, पहली संख्या कितना 100, 100 मतलब इसका 20% अधिक है, तो 100 तो रहेगा ही, क्योंकि ये तीसरी संख्या का 20% अधिक है। प्लस में 100 का ये जो 100 है तीसरी संख्या, उसका 20%, तो ये 100 का 20% कितना 20 हो जाएगा, यानी कि टोटल 120 हो जाएगा। यहां से हम लोग ऐड करके 120 डायरेक्ट लिख देते हैं। कोई कोई जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 20% अधिक ऐसे 120 बोल देते हैं, लेकिन देखिए इसके पीछे ये है 100, यानी तीसरी संख्या के, तो 100 तो ये रहेगा ही, और इसके 20% यानी कि 100 का 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना 20, और प्लस में 100 जो कि तीसरी संख्या यानी कि 120 हो गया। सेम उसी तरह दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, जो दूसरी संख्या है वो 50% अधिक है। तो 50% अधिक है, तो ये देखिए 100 प्लस में 100 का 50% यानी कि 150 हो जाएगा। तो ये देखिए अभिष्ट जो अनुपात है, ये जो पहली संख्या दूसरी संख्या में अनुपात है 120, और डिवाइडेड बाय कितना 150, 10 से 10 कैंसिल, और 3 चक 12, 3 5 15, 4:5, यानी कि 4:5 के अनुपात में इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कहां पे है 43 का ऑप्शन नंबर बी, 4:5, बी फॉर बॉम्बे इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ए अनुपात बी में है। ए जो बी है, ए का, किसका बी है ना, जो ए का, हमेशा ध्यान रखिएगा, ए का 200% अधिक है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ओके, तो देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले क्या है कि जो यहाँ पे जो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना ए मान लेंगे, दिया हुआ है, बी कितना है विक्रय मूल्य है, और ये भी बोल दिया है जो बी है ना, ए का 200% अधिक है। तो यही ए और बी के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। देखिए जो बी है ए का 200, ए का 200% या 200 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 2a हो जाएगा। b इजकल टू 2a हो जाएगा, तो b इजकल टू 2a हो जाएगा, तो यहाँ से b बाई ए इजकल टू 2 हो जाएगा, तो b बाई ए इजकल टू 2 हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ जानते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो a है और जो विक्रय मूल्य है वो b है। हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य a हो जाएगा, और डिवाइड जो देखिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत यानी कि ए, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत यानी कि बी माइनस ए, जो लाभ रहेगा उसमें से विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, और डिवाइडेड बाय किस पे बोला है, क्रय मूल्य, तो ए इंटू 100, ये इसका हो जाएगा। तो इसी फॉर्मेट में हमको तब बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए अगर ये निकाल देंगे ना, इंटू 100 कर देंगे तो इजिली निकल जाएगा। तब बी बाई ए है ही, और -1 बी बाई ए इजकल टू 2, ये रिलेशन से जो क्वेश्चन में दिया गया है वो रिलेशन से निकाले हैं। तब b माइनस ए डिवाइडेड बाई ये इजकल टू क्या होगा, ये निकालना है। तब b बाई ए -1 इस साइड भी और -1 इस साइड भी कर देंगे, बराबर के जो ये बराबर दिया गया है, बराबर के देखिए इस साइड भी हम -1 कर सकते हैं और इस साइड भी -1 कर सकते हैं। दोनों साइड -1 करेंगे तब ना ये -1 कटेगा, तब b बाई ए इजकल टू 2, ये फिर से वही पितवा पुनः पितवा आ जाएगा। तो इसको फिर b माइनस ए -1 को हम लोग b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इजकल टू 2 में से गया 1, ये हम लिख सकते हैं। तो ये b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए कितना 1 आ गया, इंटू 100, तो इसका 100% हो जाएगा, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा 100%। 44 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 100% हो जाएगा। ओके, ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य पर अगर लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत अगर बोले ना, तो क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टे में क्रय मूल्य इंटू 100, तो वही विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे विक्रय मूल्य बी है, क्रय मूल्य कितना ए है, और डिवाइडेड बाई ए जो कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत इंटू 100 प्रतिशत में निकाला है, तो ये 100% हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए एक आदमी नौका को
30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बताए ना, क्वेश्चन समझ लीजिएगा ना तो आंसर यो उड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो कितना भी फार्मूला रट के चले जाइएगा, कुछ करके चले जाइएगा, आप इसका आंसर नहीं दे पाइएगा। तो ये 30 किलोमीटर का जो है, 30 किलोमीटर ये 8 घंटे में लौट आता है यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना हो। मान लीजिए कि शांत पानी में जो नौका की चाल है x है, तो क्या हो जाएगा, शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से, सबसे पहले हम लोग धारा की चाल मानेंगे x है से 4 गुना हो जाता है, तो नौका का चाल कितना 4x हो जाएगा। तो धारा की चाल क्या है ये पूछा है, तो सिंपल इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है जो पूछा है धारा की चाल क्या x है, जो हमें पूछा है उसको हमको, देखिए एप्टीट्यूड का कहानी है, जो पूछा है ना उसी को मान लीजिए, x मान लेंगे। और ये क्वेश्चन में दे दिया है कि जो नौका का चाल है धारा की चाल से 4 गुना अधिक है, तो धारा नौका की चाल कितना 4x हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनुप्रवाह गति, अनुप्रवाह गति का मतलब क्या, स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो अनुप्रवाह गति बोले तो क्या, तो देखिए जिस दिशा में धारा चल रहा है ना उसी दिशा में नाव भी चल रहा है। तो मान लीजिए इस दिशा में ये धारा पानी का रेट चल रहा है, इसी दिशा में कोई चोमू नाव पे बैठ के जा रहा है, और इसी दिशा में क्या है कि नाव भी चल रहा है, दोनों का दिशा सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि गति दोनों का स्पीड बढ़ जाएगा ना, जो नाव का गति है वो धारा भी मतलब फोर्स करेगा नाव को चलने के लिए, और नाव जो गति से चल रहा है वो भी चलेगा, तो इसलिए जो अनुप्रवाह गति मतलब कि दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो 4x प्लस x यानी कि 5x हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। उसके बाद देखिए ऊर्ध्व प्रवाह गति, ऊर्ध्व प्रवाह गति मतलब ना जो विपरीत दिशा में, धारा इस दिशा में चल रहा है और जो नाव है इस दिशा में चल रहा है, तो इसको हम लोग विपरीत दिशा बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि उतना फोर्स लगाना पड़ रहा है। मान लीजिए धारा इस दिशा में चलेगा, इस दिशा में, और नाव इस दिशा में, तो एक्शन का रिएक्शन होगा ना, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े हैं ना, तो एक्शन का रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 4x है नाव की चाल, अब माइनस जो धारा वो विपरीत मारेगा ना एक्शन का रिएक्शन, तो 4x माइनस x, इसलिए ना बोलते हैं फिजिक्स और मैथ दोनों एक ही है, बोले तो एक ही है। और हम आपको बता दे कि जिस तरह हम मैथ का ला रहे हैं ना, उसी तरह क्या है फिजिक्स जो साइंस है, जनरल साइंस, खून में घुसा देंगे, टेंशन नहीं ले, एग्जाम चाहे जो भी हो फोड़ के आ जाइएगा। तो क्या है देखिए ये 3x हो जाएगा, यानी कि विपरीत दिशा में जो चाल है वो 3x, और जो अनुप्रवाह गति है वो कितना 5x हो जाएगा। उसके बाद टाइम हमको दे दिया है जो जाता है और वापस लौट आ जाता है 30 किलोमीटर 8 घंटे में। तो 30 किलोमीटर यानी कि जाने और आने, यानी 15 किलोमीटर वो गया, 15 किलोमीटर आया, यानी कि 30 किलोमीटर गया, और सॉरी 15 नहीं, आधा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये नहीं क्लियर किया है। मान लीजिए यहाँ से वो 30 किलोमीटर गया है, 30 किलोमीटर वापस यहाँ पे गया और फिर वापस आ गया, दोनों आने जाने में उसका जो आने जाने का टाइम है 8 घंटा है, तो दोनों टाइम ऐड हो जाएगा ना। तो जो देखिए चाल इजकल टू दूरी बट्टे में समय होता है, तो समय इजकल टू क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे में चाल, तो दूरी कितना 30 किलोमीटर जो धारा के विपरीत दिशा में, और 3x क्या है जो ऊर्ध्व प्रवाह गति है वो है, प्लस में मान लीजिए ये यहाँ से एक चोमू है जो इस साइड यहाँ पे 30 किलोमीटर जा रहा है, और 30 किलोमीटर जा रहा है, धारा का जो चाल है वो इस साइड है विपरीत दिशा में, और नाव उसको इस दिशा में चल रहा है, तो 30 डिवाइडेड बाय 3x हो जाएगा ना, समय इक्वल टू 30 ये किलोमीटर और 3x को जो गति निकाले हैं जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा, प्लस 4 घंटा, मान लीजिए 8 घंटा में चला भी जा रहा है आ भी जा रहा है, तो दोनों का टाइम दिया हुआ है। ये है कि जो मान लीजिए उधर से वो वापस लौट रहा है, तो धारा का भी दिशा इस दिशा में है और नाव का भी दिशा इस दिशा में है, तो ये 30 डिवाइडेड बाई 5x हो जाएगा, और दोनों आने जाने में उसको 8 घंटा लग जाता है, तो वही 30 डिवाइडेड बाई 3x और 30 डिवाइडेड बाई 5x इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, और यही x हम लोग क्या माने थे, धारा की चाल, तो धारा का चाल क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन रुकिए आपको यहाँ धारा की चाल पूछा, ये भी पूछ सकता था कि शांत जल में नौका की चाल, तो x निकाल लिए तो 4x है, तो 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है अनुप्रवाह गति 5x, तो ये भी आपको बता देना होगा।
उसके बाद यानी कि धारा की दिशा में गति पूछ सकता था और धारा के विपरीत दिशा में, तो ये सब आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगा के रहना है। 3x यानी कि धारा के विपरीत दिशा में आप निकाल देना है। उसके बाद देखिए 46 एकदम सिंपल क्वेश्चन, लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है। देखिए दो नल अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल इकट्ठे खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएंगे? तो देखिए क्या है कि एक कोई टैंक है, इस टैंक को एक नल है जो कि 20 मिनट में भर देता है और दूसरा है जो कि 30 मिनट में भर देता है। तो सबसे पहले कैपेसिटी, जो क्या सॉल्यूशन दिया है वो नहीं देखना है, कैपेसिटी इसमें कितना वॉल्यूम, कितना जो पानी है वो एडजस्ट होगा वो हमें निकालना है। तो कैसे? तो ये 20 और 30 मिनट है ना, इसको आप लोग एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लिए तो 20 और 30 को जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। यानी कि मान लीजिए 60 लीटर इस टंकी में पानी एडजस्ट होगा। अब क्या करना है कि पर मिनट, एक मिनट में जो है वो नल ए है जो कितना ऐड करता है। तो 20 और 60 को हम लोग एलसीएम लेके टोटल कैपेसिटी, जो 20 और 30 है उसको एलसीएम लेकर टोटल कैपेसिटी 60। तो पर डे वर्क, पर मिनट वर्क में, पर मिनट वर्क यानी कि एक मिनट में कितना लीटर, वो 60 लीटर मानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई, अगर ए नल है, ये ए नल मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए नल है जो कि 60 लीटर कितना 20 मिनट में भरता है। तो एक मिनट में कितना? 60 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 3 लीटर भरता है, तब ना 20 या 60 लीटर भरेगा। और वही जो 30 है वो 60 लीटर 30 मिनट में भरता है बी नल। तो इसका कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 30 दुना, यानी कि एक मिनट में ये 3 लीटर फुलफिल करता है पानी, और ये जो बी है वो 2 लीटर करता है, तब जाके 30 दुना 60 हो जाएगा ना। तो ये पूछा है दोनों अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? सिंपल है, 60। और टाइम पूछा है डिवाइडेड बाय, एक मिनट में ये ए कितना करता है? 3, अब प्लस दोनों ऐड हो जाएगा +2, यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 12 मिनट। टोटल ए और बी दोनों, मान लीजिए ए और बी, ए ये नल है और ये बी नल है, ए और बी दोनों अगर खोल दिया जाए तो 60 डिवाइडेड बाई टोटल 3 + 2 यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 5, 12 मिनट में ये टंकी फुल कर देगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सिंपल, समझ रहे ना? इसी तरह आपको टाइम एंड वर्क का क्लास लाएंगे, थ्योरी क्लास ना सब्जेक्टिव क्लास, नाचने लगिएगा, गारंटी देते हैं। बस टाइम दीजिए, थोड़ा विश्वास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देख लिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 1 से 60 तक, 1 से 60 तक की प्रथम 60 संख्या, जो 60 संख्या है, टोटल संख्या जो 60 है का योगफल किस संख्या से? अरे यार, योगफल जैसे ही बोले ना, तो जब संख्या क्या हो, संख्या जब देखिए n इजकल टू क्या दे दिया है? जो प्रथम 60 संख्या दिया है n इजकल टू 60, यानी कि यहाँ पे जब योगफल दे देना n इजकल टू 60 है, तो n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? फॉर्मूला जो 9th क्लास से पढ़ते आ रहा है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसी पे रख देना है। उसके बाद हमसे क्या पूछा है? जो किस संख्या से विभाजित करेगा? जो ऑप्शन ए बी सी डी में है बहुत संख्या से विभाजित करेगा, लेकिन जो ऑप्शन में है वो किस संख्या से विभाजित करेगा? तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 60 इंटू 61 डिवाइडेड बाई कितना? 2 हो जाएगा। तो 2 से 30 इंटू 61, तो 30 और 61 में ऑप्शन में कहाँ क्या दिख रहा है? देखिए 30 61 में 30 तो है नहीं, 61, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी देखिए है ना, योगफल विकल्प के जो विकल्प है दिया गया है उसके अनुसार 61 है जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, एकदम अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको बहुत ऐसे टीचर है जो सही से नहीं समझ पाते और ना ही वो समझा पाते हैं। आज हम ये क्वेश्चन आपको खून में बसा देंगे। इसको क्या किया है? जो साधारण भिन्न p/q के रूप में लिखना है। किस रूप में? p/q के रूप में लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए जब ये इस तरह के क्वेश्चन आए ना, 0.0345 के ऊपर क्या है? देखिए फिर से देखिए 0.0345 और 45 के ऊपर इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। तो ये लगा हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन आए ना तो सिंपल क्या करना है? पूरा अंक ले लेना है। पूरा अंक क्या? हमेशा 0 भी लेना है, 0 0 3 4 3। उसके बाद क्या करना है? माइनस क्या करना है? फिर ये बार वाला छोड़ के, और जो इधर इस साइड दशमलव नहीं देखना है, इस साइड जितना भी रहेगा वो ले लेना है। तो 0 0 3, यानी कि यहाँ पे 0 0 3 ये लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको ये करना है
कि ये जैसे 4 5 है तो 4 5 दो संख्या के ऊपर ये बार लगा हुआ है, तो वो हम दो संख्या है तो यहाँ पे 9 हम जितने संख्या के ऊपर जो बार लगा रहेगा ऊपर वाला उतना संख्या ही हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 है तो 99 लिख लिए। उसके बाद ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन क्या है कि ये जो दशमलव के बाद देखेंगे तो 03 है तो यहाँ 2 0 है और 3 है तो यहाँ पे 2 शून्य दे देंगे। और जो कैलकुलेशन करने के ये 003 हो जाएगा, 003 है ना, 003 है। और ये कैलकुलेशन करने के बाद जो भिन्न में आएगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वही थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में यहाँ जो 3 4 5 लिख दिया है, क्योंकि 003 4 5 है तो इस कोई भी जो शुरुआत में 0 रहता है उसका वैल्यू नहीं ना रहता है, जो बाद में 0 आ जाता है उसका ना वैल्यू रहता है। तो इसलिए शुरुआत वाले को यहाँ पे हटा दिया है और 345। उसके बाद -3 तो माइनस हम लोग क्या 003, तो यहाँ भी 003 था तो यहाँ भी शुरुआती में 0 है तो इसको हटा के डायरेक्ट 3 लिख दिया है। और जो देखिए ये जो 4 5 के ऊपर 2 अंक के ऊपर है 99 और ये 03 है तो ये दशमलव के बाद जितना भी 03 है वो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 0.45 के ऊपर ही बार रहता तो क्या आ जाता है, इसका कैसे लिखते 0.45। अब माइनस क्या हो जाता, माइनस ये इसके ऊपर बार है तो ये नहीं, इसके ऊपर अगर ये बार है तो यहाँ पे ये तो पॉइंट हो जाएगा। और माइनस ये बार के बाद वाला जो अंक बचता है तो -0 और डिवाइडेड बाय ये 99 ही रहता। और ये 99 और 0 मत लिख दीजिएगा, ये दशमलव के बाद एक भी संख्या गैप ना है तो इसलिए 99 रहता, जो भी आता ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 2 0 और 3 आ जाता है इसलिए 2 0 आके लग गया है। ओके, तो 342 डिवाइडेड बाय 9900 यानी कि 19/550 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कहाँ पे है 19/550 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 क्या है, 7 √3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी। जो 7 √3 है सेंटीमीटर जो विकर्ण दे दिया है इसको घन है, घन को क्या है जो पिघला के घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई क्या होगी यदि घनाभ की लंबाई घन के भुजा के बराबर हो। जो घन है ना लंबाई है जो ये शुरुआत में घन था उसी के भुजा के बराबर है और घनाभ की लंबाई चौड़ाई हमें दे दिया है और ऊंचाई पूछ लिया है। तो सिंपल हमको क्या करना है, पहले हमको घन का लंबा जो भुजा है वो ज्ञात कर लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी दिया है कि घनाभ की लंबाई है जो घन की भुजा के बराबर है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण इक्वल टू √3a और हमें ये दे दिया है 7 √3, ये हमको क्वेश्चन में दे के रखा है। तो ये देखिए घन का विकर्ण इक्वल टू 7 √3 दे के रखा है और विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। तो यहाँ से a का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, a इक्वल टू √3 कैंसिल हुआ, a इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए ये घन का भुजा भी आ गया है और साथ में क्वेश्चन में ये बोला है जो नया घन को पिघला कर घनाभ बनाया जाएगा तो घनाभ का लंबाई है जो घन के भुजा के बराबर, यानी कि हमको लंबाई तो मिल गया कितना 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसको दे दिया 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h इक्वल टू वाट पूछा है। लेकिन ये देखिए जो आपको दिमाग लगाना है, जो घन है घने को पिघला के क्या किया है घनाभ बना दिया है। मान लीजिए ये इतना बड़ा जो घन है यही घन को क्या किया है पिघला के और क्या कर दिया है घनाभ बना दिया है, इस तरह का घनाभ बना दिया है। तो इसको क्या करना है जो दोनों का जो वॉल्यूम है अगर इसी को पिघला के सेम मटेरियल को ये घनाभ बना दे, घन और घनाभ में अंतर जानते हैं ना, घनाभ में है जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है और जो घन है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही होता है। जैसे वर्ग और जो आयत है ना सेम उसी तरह ये 3D में हो गया घन और घनाभ, और वर्ग जो ये है वर्ग और आयत है जो कि 2D में हो गया। ओके, तो इस तरह मतलब समझना है। 3D बोले तो XYZ डायरेक्शन और 2D बोले तो X एंड Y डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ घन की आयतन इक्वल टू देखिए हमें तो ये घनाभ का लंबाई निकाल दिए 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही दिया था क्योंकि घन का जो लंबाई घनाभ का लंबाई है वो घन के भुजा के बराबर है। घन का भुजा हम लोग निकाल चुके हैं
क्या होता है 7 सेंटीमीटर, और घनाभ का चौड़ाई क्वेश्चन में दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, घनाभ का ऊंचाई h हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, जो एक ही चीज को पिघला के बनाया है, तो घनाभ का आयतन इक्वल टू घन का आयतन, यानी कि जो घनाभ का वॉल्यूम है वो इक्वल टू घन का जो आयतन है वो हो जाएगा। तो देखिए घन का आयतन क्या हो जाता है ए क्यू, और वही जो ए क्यू बोले तो ए, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई को क्या गुणा कर देना। घनाभ का क्या होता है एल बी एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो देखिए घन में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही होता है, यानी कि 7 इंटू 7 सब एक ही है, लेकिन यहाँ पे हमको एल बी एच घनाभ का जो वॉल्यूम है आयतन होता है, एल दिया गया है सेंटीमीटर, बी यानी कि विड्थ भी दिया गया, चौड़ाई दे दिया, एच हमको नहीं है, ये यहाँ से इजीली एच का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे जो कि 14 सेंटीमीटर आंसर आएगा। उसके बाद देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4600 रुपये, जो 4600 रुपये मूल राशि जिसको हम लोग पी बोलते हैं, मूल राशि 8% जो वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किए गए हैं, तो 5 वर्ष बाद वो राशि निकाल ली जाती है। यानी कि क्या किया गया है, मान लीजिए आपके पास 4600 रुपया है, उसको 8% के वार्षिक ब्याज, यानी कि आप ये बोलिएगा कि 8% पर ईयर के ब्याज के दर से 5 वर्ष के लिए फिक्स बैंक में कर दिए, आप कहीं दे दिए, किसी को दे दिए, तो 5 वर्ष बाद वो राशि निकाल ली जाती है और उसकी आधी राशि शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। तो शेष बची राशि, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लग रहा है सिंपल, लेकिन जब बनाने यही क्वेश्चन जाइएगा ना एग्जाम में, तेल निकल जाएगा। तो इसलिए ये बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकाल लेंगे, जो ब्याज है वो कितना रहेगा। तो ब्याज कितना, देखिए 5 वर्ष के लिए है 8% के, तो साधारण ब्याज इक्वल टू पी आर टी इक्वल टू डिवाइडेड बाई 100। पी जो कि मूल राशि है कितना 4600 है, 8 जो कि कितना 8% के दर से दिया गया है, 5 वर्ष के लिए टाइम भी दे दिया है, तो ये 1840 रुपया ब्याज हुआ। यानी कि जो 4600, सिंपल भाषा में समझिए, 4600 रुपया वो जो दिया था ना, वो इन्वेस्टमेंट किया था, साधारण ब्याज के निवेश से जो निवेश किया था, उस पे उसको 5 वर्ष में कितना, 5 वर्ष में 1840 रुपया दिया गया 5 वर्ष बाद। यानी कि क्या होगा, जो मिश्र धन है टोटल अमाउंट उसको 5 वर्ष बाद कितना मिलेगा, जो 4600 प्लस में 1840, यानी कि 6440 रुपया उसको 5 वर्ष, 4600 रुपया है ना, इसको उसको मिला 5 वर्ष बाद 6440 रुपया। ओके, तो शेयर बाजार में निवेशित राशि, तो शेयर बाजार में जो निवेशित राशि है ये पूछा है, तो शेयर बाजार में वो निवेश आधी राशि जो नहीं, ये पूछा है जो शेष क्या है कि 6440 रुपया वो 5 साल बाद लेता है, और उसके बाद क्या करता है, उसका जो आधा अमाउंट है वो क्या करता है, शेयर बाजार में डोनेट कर देता है। तो कितना 6440 का, यानी कि 3240 रुपया वो शेयर बाजार में लगा दिया। तो शेष राशि पूछा है, तो शेष राशि यानी कि टोटल राशि 6440 है, अब माइनस 3240 कीजिएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3240 रुपया ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कहाँ पे है 3240, देखिए 3240 नहीं है, 3220 है, मिस्टेक हो गया, ये टेक्निकल मतलब ह्यूमन एरर है, तो इसलिए 3220 रुपया ये शेयर बाजार में लगा देता है, और शेष राशि कितना 3220 रुपया ही बचता है। तो यानी ये समझ लीजिए 4600 रुपया वो किसी को कर्ज देता है, ब्याज पे, सूद पे, जो भी बोलिए आप, मतलब परसेंटेज पे, 8% पे, और 5 वर्ष के लिए देता है। 5 वर्ष बाद उसको वो टोटल 1840, मतलब जो साधारण ब्याज जोड़ के जो टोटल उसको धन देता है 6440 रुपया उसको प्राप्त होता है। उसमें से आधा राशि वो क्या करता है, शेयर बाजार में निवेश कर देता है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, जो शेष राशि, तो 6440 में से जो शेष ये शेयर बाजार में निवेश करने के बाद जो राशि बचेगा वही ना उसके पास शेष बच जाएगा, तो 3220 रुपया है। तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और नहीं तो जो नंबर ये दिया गया है इस पे हमें शेयर कीजिएगा, मैं आपका डाउट मतलब क्लियर कर दूंगा। और क्या है कि अगर ई बुक लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, पेमेंट गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से करके, और इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको 10 मिनट के अंदर वो पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ओके, और एक बात और ध्यान दें कि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके दोस्त भी ये सब फॉर्म डाले हैं या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि स्टडी विथ क्रेजी गुरु अब क्या होगा कि एग्जाम चाहे जो भी हो,
आपको सिलेक्शन यहीं से मिलेगा। ओके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या है हमारे साथ बने रहना है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे कीजिएगा, जब आप शेयर कीजिएगा तब ना, तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।